उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी के 39 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, मानसून की दस्तक में 5 से 6 दिन की देरी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 39 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज, वाराणसी और बहराइच में भी तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंचने में अभी 5 से 6 दिन और लग सकते हैं। हालांकि 25 जून के बाद प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन अधिकांश इलाकों में तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। लखनऊ समेत अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक लू का असर बना रहने की आशंका है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। 8वें वेतन आयोग की टीम लखनऊ पहुंची, कर्मचारियों की मांगों पर होगी अहम चर्चा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की 8 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंच गई है। आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन के नेतृत्व में ये टीम 22 और 23 जून को कर्मचारी संगठनों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकर उनके सुझाव लेगी। इन बैठकों में वेतन, भत्तों और कर्मचारियों की सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कर्मचारी संगठन आयोग के सामने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, शैक्षिक शिक्षा और अन्य सुविधाओं से संबंधित मांगे रखेंगे। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ग्रुप इंश्योरेंस और अनुकंपा नियुक्ति जैसे विषय भी उठाए जाएंगे। वहीं राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और बिजली कर्मियों के संगठनों ने आयोग की बैठक में उन्हें आमंत्रित न किए जाने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वो जल्द ही दिल्ली में आयोग के अध्यक्ष से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। आयोग की टीम 24 जून को लखनऊ से वापस जाएगी। यूपी भाजपा की नई टीम पर मंथन जारी, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों में फंसा गठन। उत्तर प्रदेश भाजपा में नई संगठनात्मक टीम के गठन को लेकर मंथन जारी है, लेकिन जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के चलते पदाधिकारियों की सूची अब तक तय नहीं हो सकी है। पार्टी को राष्ट्रीय, प्रदेश और क्षेत्रीय तीनों इकाइयों का गठन एक साथ करना है, जिससे संतुलन साधना बड़ी चुनौती बन गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में नई टीम के गठन की उम्मीद थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में कई दौर की बैठकों और विचार विमर्श के बावजूद नामों पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के अनुसार इस बार उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय टीम में भी बड़ी संख्या में नेताओं को जगह मिल सकती है, जिससे समीकरण और जटिल हो गए हैं। भाजपा मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए संगठन में ओबीसी, अनुसूचित समाज और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। वहीं 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के चयन में भी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की चुनौती सामने है। विधानसभा चुनाव में अब केवल कुछ महीने शेष हैं। ऐसे में संगठन के गठन में हो रही देरी पार्टी की चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। कम बारिश की आशंका पर सीएम योगी सख्त, पेयजल संकट रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश। उत्तर प्रदेश में इस साल सामान्य से कम बारिश की संभावना के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मानसून, पेयजल आपूर्ति और भूजल संरक्षण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री के कैच द रेन अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वर्षा जल संचयन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। बैठक में सिंचाई, कृषि, भूगर्भ जल, पंचायती राज और नमामि गंगे विभागों को विशेष कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवरों के संरक्षण, तालाबों की स्वच्छता और भूजल स्तर सुधारने के प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण की स्थिति में पिछले वर्षों के मुकाबले सुधार दर्ज किया गया है। अब सरकार का फोकस संभावित कम बारिश के असर को कम करने और जल संकट से निपटने की तैयारी है। यूपी के विश्वविद्यालयों से यूजीसी ने मांगी सुरक्षा रिपोर्ट, 10 जुलाई तक देनी होगी जानकारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को परिसर में आवारा कुत्तों की आवाजाही रोकने और छात्रों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जिन संस्थानों ने अब तक ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें 10 जुलाई तक हर हाल में अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। यूजीसी ने कुलपतियों और प्राचार्यों को भेजे गए स्मरण पत्र में कहा है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के आदेश
निर्देश के अनुपालन में की जा रही है। इससे पहले भी शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की ओर से संस्थानों को सुरक्षा उपायों की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आयोग के अनुसार कई शिक्षण संस्थानों ने अभी तक निर्धारित ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। ऐसे संस्थानों को दोबारा निर्देश जारी करते हुए तय समय सीमा के अंदर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। यूजीसी ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित करना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है। यूपी के तकनीकी संस्थानों में 1 अगस्त से शुरू होंगी नई कक्षाएं। एआईसीटीई ने जारी किया कैलेंडर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश समेत देश के तकनीकी संस्थानों में प्रथम वर्ष के छात्रों की नई कक्षाएं 1 अगस्त 2026 से शुरू होगी। एआईसीटीई के कैलेंडर के मुताबिक छात्र 20 जुलाई तक अपना प्रवेश निरस्त कराकर पूरी फीस वापस प्राप्त कर सकते हैं। वहीं खाली सीटों और द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके अलावा पीजीडीएम और पीजीसीएम पाठ्यक्रमों में प्रवेश रद्द कर पूरी फीस वापसी की अंतिम तिथि 23 जून तय की गई है, जबकि इन कोर्सों में अंतिम प्रवेश 30 जून तक ही होगा। इन पाठ्यक्रमों का नया सत्र 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। एआईसीटीई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समय सीमा यूजीसी की नीति के अनुसार तय होगी। वहीं जनवरी सत्र वाले तकनीकी संस्थानों में खाली सीटों पर प्रवेश 19 जनवरी 2027 तक और कक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होंगी। कम बारिश की चेतावनी के बीच सीएम योगी का बड़ा कदम, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य से कम बारिश की संभावनाएं जताए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और कैच द रेन अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति न बनने पाए। इसके लिए सिंचाई, कृषि, पंचायती राज, भूगर्भ जल और नमामि गंगे सहित कई विभागों को मिलकर समेकित कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। यूपी में निर्माण सामग्री के दाम फिर बढ़े, बालू मोरंग महंगे होने से मकान बनाना हुआ और खर्चीला। उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य की लागत एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि बालू, मोरंग और गिट्टी के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाजार में प्रति घन फीट के हिसाब से मोरंग और बालू की कीमतों में लगभग 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे निर्माण कार्य पहले की तुलना में और महंगा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट कंपनियां भी डीलरों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बना रही है, जिससे आने वाले समय में सीमेंट के दामों में भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। पहले से ही पेंट, तारपीन और रंग रोगन जैसे सामानों की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। व्यापारियों का कहना है कि डिमांड में गिरावट के बावजूद कंपनियां कोटा और कीमत बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, जबकि बाजार में ग्राहकों की संख्या कम हो रही है। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल की कीमतों और खनन गतिविधियों में कमी के कारण निर्माण सामग्री की सप्लाई प्रभावित हुई है। कुल मिलाकर बालू, मोरंग और गिट्टी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए मकान बनाना और भी महंगा कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर अभी नहीं मिली सीएनजी सुविधा, पेट्रोल, डीजल और ईवी चार्जिंग से जारी है सफर। गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का संचालन शुरू हुए 49 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक सीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। मेरठ से बदायूं के बीच बने रेस्ट एरिया में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और ईवी चार्जिंग की ही सुविधा दी जा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण में 2 रेस्ट एरिया विकसित किए गए हैं, जहां यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, शौचालय और विश्राम स्थल की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन सीएनजी स्टेशन अभी तक शुरू नहीं हो चुका है। जानकारी के अनुसार सीएनजी आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी को दी गई है, लेकिन ईरान अमेरिका तनाव के कारण सप्लाई में देरी हुई है। अब युद्ध विराम के बाद जल्द सीएनजी सुविधा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो एक्सप्रेसवे पर यात्रा से पहले अपने वाहनों में पेट्रोल या डीजल पर्याप्त मात्रा में भरकर चलें, क्योंकि सीएनजी की उपलब्धता अभी नहीं है। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य का तीखा बयान, अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। प्रयागराज की संगम नोज पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले में सवाल उठाने पर अखिलेश यादव को रामद्रोही बताया और कहा कि सपा को श्री राम जन्मभूमि पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई गई थी और उस समय की घटनाओं से सनातन धर्मावलंबियों की
की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में योग दिवस को लेकर वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ी है और कई देशों में इसका आयोजन हो रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कार्यक्रम में उन्होंने खिलाड़ियों से भी संवाद किया और खेल सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कई खिलाड़ियों ने जमीनी सुविधाओं की कमी और खेल संसाधनों के विकास की भी मांग उठाई है। अलीगढ़ से 2027 चुनाव की तैयारी तेज, विकास परियोजनाओं के जरिए भाजपा बनाएगी चुनावी माहौल। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत भाजपा ने अलीगढ़ को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जून को जिले में पहुंचकर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई-अगस्त में बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन कर अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही मंडल स्तर पर प्रस्तावित हजारों करोड़ की विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, मल्टी स्टोरी पार्किंग, क्वार्सी पुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिससे विकास की निरंतरता का संदेश देने की तैयारी है। राजनीति जानकारों के अनुसार भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाकर 2027 के चुनावी माहौल की शुरुआत अलीगढ़ से करना चाहती है। जेवर में ई रजिस्ट्री विवाद के बीच हड़ताल, बैनामा कराने पहुंचे यीडा अधिकारी लौटे वापस। उत्तर प्रदेश के जेवर में ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में बैनामा लेखकों और अधिवक्ताओं की हड़ताल के बीच यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा के अधिकारियों को किसानों से जमीन के बैनामा कराने के प्रयास का विरोध झेलना पड़ा। जानकारी के अनुसार प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क में अस्थायी उप निबंधक कार्यालय बनाकर किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन हड़ताल पर बैठे अधिवक्ता, बैनामा लेखक और स्टाम्प वेंडरों को इसकी जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आखिरकार अधिकारी बिना कोई बैनामा कराए वापस लौट गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि ई रजिस्ट्री के विरोध में उनकी हड़ताल जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री प्रक्रिया नहीं होने दी जाएगी। बाद में अधिकारियों ने हड़ताल समाप्त होने तक बैनामा न कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक बनेगा 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, एनसीआर की कनेक्टिविटी होगी तेज। दिल्ली बॉर्डर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधा और जाम मुक्त 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। करीब 35 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे डीएनडी फ्लाईवे से शुरू होकर यमुना तटबंध के समानांतर होते हुए घरबरा तक जाएगा और आगे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी देगा। इस परियोजना को एनएचएआई द्वारा तैयार और निष्पादित किया जाएगा। पहले इसे यमुना तटबंध पर बनाने की योजना थी, लेकिन सिंचाई विभाग की अनुमति न मिलने के बाद अब एलिवेटेड स्ट्रक्चर के रूप में नया प्लान तैयार किया गया है। इसमें 8 लेन की सड़क होगी, जिसमें तेज और निर्बाध ट्रैफिक मूवमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और पूर्वी दक्षिणी दिल्ली के यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। लोग सीधे नोएडा एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे और शहर के जाम से बच सकेंगे। इसके साथ ही आगरा, मथुरा, कानपुर और लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हटाकर जूनियर को आईसीयू इमरजेंसी की जिम्मेदारी, मामला पहुंचा लखनऊ। नोएडा जिला अस्पताल में गंभीर प्रशासनिक विवाद सामने आया, जहां सीनियर डॉक्टर को हटाकर एक जूनियर डॉक्टर को आईसीयू और इमरजेंसी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार दिए जाने का मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। 11 जून को अस्पताल प्रबंधन ने एमबीबीएस जूनियर डॉक्टर को इन संवेदनशील विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी, जिस पर वरिष्ठ डॉक्टरों ने कड़ी आपत्ति जताई है। नियमों के अनुसार आईसीयू का प्रभार एनेस्थेटिक्स या एमडी, एमएस, डीएनबी योग्य वरिष्ठ डॉक्टर को दिया जाना चाहिए, लेकिन आरोप है कि बिना इन योग्यताओं के ही जूनियर डॉक्टर को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने बिल जांच जैसे प्रशासनिक कार्य भी सौंपे गए, जिससे विवाद और बढ़ गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीजों की इलाज पर असर पड़ सकता है। वही मामला चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है, जिन्होंने अस्पताल प्रबंधन से रिपोर्ट तलब की है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नियुक्ति और कार्य की समीक्षा की जा रही है, लेकिन विवाद बढ़ने से सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए और अब पूरे मामले की जांच निगरानी बढ़ गई है। नोएडा में डब्बा ब्रोकर ऐप से साइबर ठगी का जाल, 5 महीने में 48 शिकायतें दर्ज। नोएडा में साइबर ठग शेयर बाजार में निवेश के नाम पर डब्बा ब्रोकर ऐप और फर्जी वेबसाइटों के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। इस साल के शुरुआती 5.5 महीनों में ऐसे मामलों की 48 शिकायतें दर्ज हुई हैं। ठग नामी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे नकली वेबसाइट और ऐप बनाकर लोगों को छोटे मुनाफे का लालच देते हैं और धीरे धीरे बड़ी रकम निवेश करवा लेते हैं। पीड़ितों को शुरुआत में मुनाफा दिखाकर भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन जब वो पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो
अतिरिक्त शुल्क या टैक्स के नाम पर और रकम मांगी जाती है। बाद में संपर्क तोड़कर ठग फरार हो जाते हैं। कई मामलों में म्यूल खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि कई फर्जी साइट्स एक ही पैटर्न और आईपी एड्रेस पर चल रही हैं। ठग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़कर फंसाते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान निवेश लिंक या ऐप पर पैसा ना लगाएं। ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। नोएडा के कंचनजंगा अपार्टमेंट में बदहाल पार्क और दूषित पानी से लोग परेशान, मरम्मत शुरू। नोएडा के सेक्टर 53 स्थित कंचनजंगा अपार्टमेंट में रहने वाले लोग खराब रखरखाव के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहाँ के पार्कों में टूटे झूले, खराब ओपन जिम और साफ सफाई की कमी से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कुल 7 पार्कों में कई उपकरण लंबे समय से खराब पड़े हैं, जबकि ओपन जिम की मशीनें भी उपयोग के लायक ही नहीं है। साथ ही निवासियों ने दूषित पानी की आपूर्ति और खाद्य संग्रहण स्थल की बदहाल स्थिति की भी शिकायत की है। लगभग 640 परिवार यहां रहते हैं जो लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आरएलडब्ल्यू ने कई बार प्राधिकरण को शिकायतें भेजी और कुछ कार्यों का खर्च भी स्वयं उठाया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित रखरखाव की कमी से हालात और बिगड़ रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने अब पार्कों की टाइल्स और झूलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया और सभी खराब टाइल्स बदलने की प्रक्रिया चल रही है। नोएडा प्राधिकरण वित्तीय संकट में, लैंड बैंक लगभग खत्म, नए राजस्व मॉडल की तलाश तेज। नोएडा प्राधिकरण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है क्योंकि उसके पास मौजूद लैंड बैंक लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। लंबे समय से भूमि आवंटन और बिक्री पर निर्भर रहने वाला प्राधिकरण अब शहर के विकास और रखरखाव के लिए नए और अस्थायी राजस्व स्रोतों की तलाश कर रहा है। शासन ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए औद्योगिक विकास आयुक्त को 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है, जिसमें ये बताया जाएगा कि आने वाले 20 से 30 सालों के लिए वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। संभावित विकल्पों में नगर निगम का गठन कर संपत्ति कर लागू करना, सेवा शुल्क में बदलाव और नए शहरी कर शामिल हैं। इसके अलावा विज्ञापन अधिकार, स्मार्ट पोल, डिजिटल विज्ञापन, टीओडी मॉडल, एफआर शुल्क, पीपीपी प्रोजेक्ट और मिश्रित उपयोग वाली योजनाओं से भी आय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ई बस डिपो जैसे सार्वजनिक संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग कर नियमित आय बढ़ाने की योजना है। प्राधिकरण अब भूमि बिक्री पर निर्भरता छोड़कर नए आर्थिक मॉडल की ओर बढ़ने की तैयारी में है। नोएडा एयरपोर्ट से 1 जुलाई से 12 नए शहरों के लिए इंडिगो की उड़ानें शुरू, कनेक्टिविटी होगी 16 शहरों तक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 जुलाई से इंडिगो एयरलाइंस 12 नए शहरों के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने जा रही है, जिसके बाद नोएडा एयरपोर्ट की कुल कनेक्टिविटी 16 शहरों तक पहुंच जाएगी। इन नए शहरों में श्रीनगर, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, भोपाल, जोधपुर, धर्मशाला, बरेली, पंतनगर, किशनगढ़ और अन्य प्रमुख डेस्टिनेशन शामिल हैं। अभी एयरपोर्ट से बेंगलुरु, जम्मू, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें पहले से चल रही हैं। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और यात्रियों की ओर से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। नोएडा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोग दिल्ली के भारी ट्रैफिक और जाम से बचने के लिए इस विकल्प को तेजी से अपना रहे हैं। कई रूट्स पर किराया दिल्ली एयरपोर्ट के बराबर या थोड़ा ज्यादा है, लेकिन समय की बचत और सुविधा के कारण यात्रियों की रुचि बढ़ रही है। इससे एनसीआर में एयर ट्रेवल पैटर्न तेजी से बदलने की संभावना भी है। मुरादाबाद मंडल में आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में गड़बड़ी, 11 विभागों को नोटिस। मुरादाबाद डिवीजन में जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निस्तारण में गंभीर लापरवाही और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मंडलायुक्त की समीक्षा में खुलासा हुआ है कि मई 2026 में निस्तारित 200 शिकायतों में से 113 शिकायतकर्ता समाधान से असंतुष्ट रहे, जबकि 75 मामलों में अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क तक नहीं किया। कई मामलों में बिना मौके पर पहुंचे ही कागजों पर निस्तारण दर्ज कर दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क निर्माण और बिजली पानी से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं। सबसे खराब प्रदर्शन बेसिक शिक्षा विभाग का रहा, जहां अधिकतर शिकायतें असंतोषजनक पाई गई। इसके अलावा जल निगम, ग्रामीण, बिजली विभाग, पंचायती राज और अन्य कई विभागों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आई है। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए 11 विभागों को नोटिस जारी किया गया और पूरे मामले ने मंडल की रैंकिंग पर भी असर डाला है। गोरखपुर में अमृत भारत ट्रेन की रैक तैयार, संचालन को हरी झंडी का इंतजार। गोरखपुर में नई अमृत भारत ट्रेन की रेक तैयार हो चुकी है और यांत्रिक विभाग ने इसे फिट घोषित कर दिया है। ये रेक फिलहाल नानपारा में खड़ी है और अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। रेलवे ने गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए नई अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल गोरखपुर के रास्ते दरभंगा खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 22 जून से शुरू किया जा रहा है, जो सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ये ट्रेन गोरखपुर के अलावा कानपुर, लखनऊ, सीतामढ़ी और अन्य प्रमुख रूटों से होकर गुजरेगी। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट पुनर्गठन की सिफारिश आज सीएम योगी को सौंपने की तैयारी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने की संभावना है। रिपोर्ट में ट्रस्ट की पुनर्गठन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं, जैसा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम मॉडल में किया गया है। जांच में ट्रस्ट से जुड़े लगभग 14 लोगों पर सवाल उठे, जिनमें कई पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। एसआईटी ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए और दान पात्रों की चाबियों व नकदी प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं की जांच की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने एसआईटी को समयबद्ध रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, जिसके तहत ये प्रारंभिक रिपोर्ट अब अंतिम चरण में मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। राम मंदिर दान पात्र प्रक्रिया पर सख्ती, अब नकदी निकासी की होगी वीडियोग्राफी। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दान पेटिकाओं से नकदी निकालने और उससे गणना कक्ष तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया की अब वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। एसआईटी के निर्देश पर यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि दान पात्रों से निकलने वाली नकदी और आभूषणों की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। पहले इस प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, जिससे कीमती वस्तुओं के गुम होने की आशंका बनी रहती थी। सूत्रों के अनुसार जांच के सामने आए सवालों के बाद ये कदम उठाया गया है, ताकि कलेक्शन एजेंसी, ट्रस्ट और बैंक कर्मियों की भूमिका पर निगरानी रखी जा सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। नई व्यवस्था से दान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे का नया कदम, तत्काल टिकट के लिए डिजिटल टोकन काउंटर की लंबी लाइनों से राहत। भारतीय रेलवे यात्रियों को तत्काल टिकट की भीड़ और लंबी कतारों से राहत देने के लिए नया सिस्टम क्यू मित्रा ऐप का ट्रायल शुरू कर रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को मोबाइल पर ही डिजिटल टोकन मिलेगा, जिससे वो तय समय पर काउंटर पर पहुंचकर टिकट ले सकेंगे। इंडियन रेलवेज की इस पहल का उद्देश्य काउंटरों पर भीड़ कम करना और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। टोकन क्यूआर कोड के रूप में ही जारी होगा, जिससे यात्रियों को घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रेलवे का मानना है कि इससे दलालों और कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। पहले से आधार और ओटीपी सत्यापन जैसी व्यवस्था के बाद भी फर्जी बुकिंग की शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए यह नया डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है। ट्रायल सफल होने के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जिससे तत्काल टिकट प्रणाली अधिक सुरक्षित और यात्री हितैषी बन सकेगी। पटमेश्वरी देवी मंदिर में 84 लाख से बनेगा श्रद्धालु हॉल, सुविधाओं का विस्तार। गोंडा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पटमेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा विकास कार्य शुरू होने जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से 84 लाख रुपए की लागत से यहां एक विशाल हॉल और इंटरलॉकिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका भूमि पूजन महनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने किया। अधिकारियों के अनुसार नया हॉल बनने में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बैठने और धार्मिक आयोजनों में काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही परिसर का सौंदर्यीकरण, व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ने विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया और कहा कि सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गोंडा जंक्शन पर अमृत भारत एक्सप्रेसवे का ठहराव, यात्रियों को बड़ी राहत। रेलवे ने जयपुर के खातीपुरा से दरभंगा के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव अब गोंडा जंक्शन पर भी तय कर दिया है। इससे गोंडा और आसपास के जिलों के यात्रियों को जयपुर, लखनऊ और दरभंगा जैसे शहरों तक यात्रा करना आसान हो जाएगा। ये ट्रेन सप्ताह में कई दिन संचालित होगी और गोंडा में इसके रुकने से पूर्वांचल के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्रेन के उद्घाटन के साथ ही इसके नियमित संचालन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये कदम यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गोंडा में इस ठहराव का स्वागत करते हुए इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है, जिससे यात्रा समय और असुविधा दोनों में कमी आएगी। काशीगंज शहीदा मस्जिद विवाद पर जरदारी की टिप्पणी, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भारत का आंतरिक मामला बताया। वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित गंज शहीदा मस्जिद को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की टिप्पणी पर स्थानीय मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। धर्मगुरुओं ने कहा कि ये पूरी तरह भारत का आंतरिक और कानूनी मामला है, जिसमें किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि पाकिस्तान को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के पदाधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि मामला अदालत में विचाराधीन है और इसका फैसला कानून के अनुसार ही होगा। रेलवे विस्तार कार्य के चलते मस्जिद को लेकर नोटिस जारी किया गया, जिस पर विवाद खड़ा हुआ था। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान की टिप्पणी को खारिज करते हुए इसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एकजुट होकर कहा कि ऐसे मुद्दों पर बाहरी बयानबाजी से बचना चाहिए और समाधान केवल भारतीय कानून के तहत ही होगा।
सीएम योगी का जल संरक्षण पर बड़ा संदेश, बोले पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए और जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रहे। लखनऊ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के पानी का अधिकतम संचयन किया जाए और कैश दरेन अभियान को व्यापक स्तर पर लागू किया जाए। सीएम योगी बोले अब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर सरकारी पैसा नहीं, बुंदेलखंड में 636 करोड़ की सौगात। बुंदेलखंड की हमीरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 636 करोड़ रुपए से अधिक की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर सरकारी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि विकास और जन कल्याण की योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बीते वर्षों में बुंदेलखंड में सड़क, पानी और कनेक्टिविटी की गंभीर समस्याएं थी, लेकिन अब क्षेत्र में तेजी से बदलाव हुआ है। उन्होंने दावा किया कि हर घर जल, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक परियोजनाओं से क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले माफिया और अव्यवस्था हावी थी, लेकिन अब प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने जल संरक्षण और पौधारोपण पर जोर देते हुए लोगों से पानी की हर बूंद बचाने की अपील की है। कार्यक्रम में कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां विकास योजना और बुंदेलखंड के भविष्य को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं। राम मंदिर मामले में सीएम योगी के फैसले की शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की तारीफ। शामली में जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या राम मंदिर चंदा कथित गड़बड़ी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले की सराहना की है, जिसमें उन्होंने आरोपों के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात नहीं की। शंकराचार्य ने कहा कि आरोप लगे होने पर आरोपी व्यक्ति से मिलना उचित नहीं है, इसलिए ये निर्णय सही और सराहनीय है। उन्होंने ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीसीटीवी छेड़छाड़ और कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की बात कही है। साथ ही नृपेंद्र मिश्रा पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए पुराने मामलों का जिक्र भी किया है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि देश में गौ संरक्षण को लेकर गंभीर स्थिति है और ऐसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए जो गौ हत्या को रोक न सके। उन्होंने चुनाव में बदलाव की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन आज सांसद और विधायक तक बिकने लगे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग से व्यवस्था प्रभावित हो रही है।